रात के 2 बज चुके थे। तीनों मित्र प्रियांशु, विशाल और अरुण चंडीगढ़ के एक नामी क्लब सेक्टर 26 क्लब से मौज मस्ती कर लौट रहे थे। ठंड हल्की थी पर सड़कों पर सन्नाटा गहरा था। गाड़ी में धीमी आवाज में गाने चल रहे थे। बाहर की सड़क पीले बल्बों की रोशनी में सो रही थी। तभी अचानक सेक्टर 17 के पास पहुंचते ही गाड़ी का इंजन एक झटके के साथ खांसता हुआ बंद हो गया। क्या हुआ? विशाल ने पूछा। अरुण ने चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रियांशु ने कहा, अचानक कैसे बंद हो सकती है? कोई उत्तर नहीं था, बस सड़क और रात की खामोशी। गाड़ी को किनारे खड़ा करना पड़ा। तीनों नीचे उतरे और इंजन का ढक्कन उठाया। सब सामान्य था, फिर भी गाड़ी जैसे जीवित होना भूल चुकी थी। अरुण ने आस पास देखा। सड़क पूरी तरह सूनी थी। विशाल ने मजाक में कहा, भाई लगता है आज रात गाड़ी का मन छुट्टी लेने का है। लेकिन तभी पीछे से किसी की धीमी धीमी सांस गूंजी, बहुत करीब। तीनों चौंक गए। सूंगा तुमने? अरुण फुसफुसाया। सड़क थी, पेड़ थे, रात थी, पर सांस लेने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब डर उनके शब्दों में उतर आया था। विशाल ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर पीछे की दिशा में रोशनी फेंकी, पर रोशनी धुंध से टकराकर वापस लौट आई, जैसे अंधेरा उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। तभी गाड़ी के कांच पर उंगलियों के निशान उभरने लगे, अपने आप, धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति कांच को अंदर से छू रहा हो। विशाल की आवाज कांप उठी, ये हो क्या रहा है? प्रियांशु शांत था, लेकिन उसके माथे पर पसीना ठंड में भी चमक रहा था। अरुण ने दरवाजा खींचकर खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। और उसी पल गाड़ी की बत्ती अपने आप जल उठी। बिना चाबी, बिना इंजन, बिना इंसान। रात अब खेल रही थी। गाड़ी की बत्ती जलते ही धुंध और घनी हो गई। सड़क के दोनों ओर खड़े नीलगिरी के पेड़ अब लंबी काली छायाओं में बदल चुके थे। विशाल के होंठ कांप रहे थे, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, प्रियांशु, पीछे देखने में डर तो नहीं लग रहा तुझे? प्रियांशु ने पल भर के लिए सांस रोकी, फिर शांत स्वर में बोला, डर तो नहीं, पर बेचैनी लग रही है, जैसे कोई हम तीनों को महसूस कर रहा हो। तभी एक हल्का शोर हुआ। टिक 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 की आवाज अचानक थम गई। तीनों के कानों में अभी भी वह गूंज बाकी थी। तभी विशाल ने टॉर्च उठाकर पीछे की दिशा में रोशनी फेंकी। उसी पल धुंध के भीतर से एक काली परछाई उभरी। उसके शरीर का आकार मनुष्य जैसा था, लेकिन वह जरा भी स्थिर नहीं दिख रही थी, जैसे अंधेरा खुद उसका शरीर बना रहा हो। उसकी आंखें भयानक लाल रंग में जल रही थीं, इतनी तेज कि प्रकाश भी उन तक पहुंचकर कांप जाए। अरुण पीछे हटते हुए बोला, यह आकृति, यह तो किसी बंधन से मुक्त नहीं लगती। विशाल ने हांफते हुए कहा, परछाइयां रास्ता भ्रमित करती हैं, पर यह तो हमें ही देख रही है, सीधे हमारी आंखों में। प्रियांशु ने पहली बार गहरी आवाज में कहा, यह हमें रोकने नहीं आई, यह हमें याद करने आई है। तीनों की धड़कनें तेज थीं, लेकिन आंखें उस परछाई पर टिकी थीं, जो बिना हिले ही उनके भीतर डर का तूफान खड़ा कर चुकी थी। काली परछाई अब धीरे, बहुत धीरे गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम बर्फ को छूते नहीं थे, लेकिन फिर भी बर्फ हल्के से दब रही थी, मानो डर का भार उस पर पड़ रहा हो। गाड़ी की बत्ती अब बिना रुके टिमटिमा रही थी,
और तभी गाड़ी के आगे वाले कोहरे में एक और दृश्य उभरा। एक पुराना टूटा हुआ सड़क चिन्ह जिस पर आधा मिटा हुआ लिखा था, यह मार्ग वापस वही देता है जो स्थिर रहता है। विशाल घबराया। यह लिखावट यहाँ पहले नहीं थी। अरुण बोला, कुछ संदेश पत्थरों पर नहीं, मन पर खुद लिखे जाते हैं। प्रियांशु ने घंटी उठाई और हाथ में पकड़ ली। घंटी ठंडी थी पर उसका धातु स्पर्श वास्तविक था। जैसे ही प्रियांशु ने उसे हिलाया, टन टन टन, लाल आंखों वाली परछाई उसी स्थान पर रुक गई, जैसे पहली बार उसे सामने किसी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा हो। पर अब उसकी लाल आंखें सिर्फ भयानक नहीं, उनमें पीड़ा की कहानी भी तैर रही थी। परछाई ने गाड़ी के बहुत करीब आकर पहली बार आवाज निकाली, जो आगे रात में चलता है वह मुझ में चलता है। आवाज डरावनी थी, लेकिन उसमें गूंथी हुई करुण लहर भी थी, जैसे वह सावधान कर रही हो, आमंत्रण नहीं दे रही। विशाल बोला, यह तो हमें बुला रही है। अरुण ने सिर हिलाया, बुला नहीं रही, यह बता रही है कि बुलाने वालों का अंत क्या होता है। अब तीनों मित्र एक ही बात मन में दृढ़ कर चुके थे, हम सत्य के साथ रुकेंगे, भ्रम के साथ नहीं चलेंगे। प्रियांशु ने घंटी गाड़ी के आगे रख दी और बोला, हम रुके हैं, भागेंगे नहीं। सुबह आने तक कोई भी हमें हिला नहीं पाएगा। वाक्य पूरा होते ही हवा एक पल के लिए रुक गई। धुंध कांपी, रात ने आंखें बंद की और बर्फ पर दबता डर जैसे ऊपर उठने लगा। विस्तार में छिपा सन्नाटा पहली बार सहमति जैसा प्रतीत हो रहा था। रात लगभग समाप्ति की रेखा पर खड़ी थी, पर यह रात साधारण नहीं थी। यह रात शिवालिक पर्वत की ठंडी हवाओं, नीरव सड़कों और अनदेखे रहस्यों का मिलाजुला रूप थी। वह लाल आंखों वाली काली परछाई अब भी गाड़ी से कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी थी, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ रही थी, जैसे किसी अदृश्य नियम ने उसे बांध रखा हो। और वह नियम था, भय के आगे भागो मत, भय को सहो। विशाल के गले से पहली स्थिर आवाज निकली, प्रियांशु, क्या सच में सुबह हमें बचा लेगी? प्रियांशु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बचाएगी नहीं, चुन लेगी। सुबह वही लेती है जो रात को सहना जानता है। अरुण ने धीमे से कहा, और जो न सह पाए वह रास्ता नहीं पूछता, वह रात का हिस्सा बन जाता है। प्रियांशु ने उत्तर दिया। तभी दूर बिल्कुल सामने मंदिर की घंटी अपने आप उठी और हवा में हल्की सी हिली। टन टन टन, यह आवाज किसी ने छुई नहीं, लेकिन उसकी गूंज में अर्थ छिपा था, डर के बीच स्थिर रहने का अर्थ। लाल आंखों वाली परछाई ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों की लाली अब सिर्फ भय नहीं, आग जैसा संकेत थी, चेतावनी की आग, शिकार की नहीं। धुंध फिर से घूमी, लेकिन अब वह मित्रों को घेर नहीं रही थी, बस उन्हें देख रही थी, उन्हें परख रही थी। ठंडी हवा मित्रों के चेहरे काट रही थी, लेकिन अब उसके काटने में प्रकृति का स्पर्श था, अदृश्य का नहीं। समय बीतता गया। रात भारी रही पर मौन रही। तीनों मित्र बैठे रहे, बिना हिले, बिना पीछे देखे, बिना भय की राह पकड़े। आखिरकार आकाश के किनारे से एक सुनहरी रेखा निकली। कोहरा हल्का हुआ। बर्फ की सफेदी अब डर की नहीं, सुबह की चादर जैसी प्रतीत होने लगी थी। जैसे ही प्रथम किरण सड़क से गाड़ी तक पहुंची, वह काली परछाई पीछे हटने लगी, धीरे धीरे, और फिर धुंध में ऐसे घुल गई जैसे वह कभी सड़क पर थी ही नहीं। गाड़ी के दरवाजे नरम आवाज में खुले। क्लिक। इंजन खुद सांस लेकर शांत हुआ।
विशाल ने बाहर कदम रखते हुए कहा। रात खत्म हो गई, पर यह रात हमें कभी नहीं छोड़ेगी। अरुण मुस्कुराया, हल्की राहत में। छोड़ेगी भी नहीं, यह याद रहने के लिए ही आई थी। प्रियांशु ने बर्फ पर अपने कदम रखे, साफ असली गहरे निशान, और दबी आवाज में कहा, क्योंकि हमने इसे देखा, इस पर चले नहीं। दूर चिन्ह वाला पत्थर अब भी था, लेकिन उस पर कुछ लिखा नहीं था। उसके मौन में ही संदेश था। और इस तरह तीनों मित्र उस मार्ग से अपने घरों की ओर लौट गए। सूरज निकल आने से पहले ही उन्होंने शहर की जानी पहचानी गलियों में प्रवेश किया। लेकिन उस रात के बाद 34वां मार्ग उनके लिए अब एकमात्र पथ नहीं, बल्कि एक जीवन भर का अनुभव बन चुका था। रात डर नहीं थी, निर्णय डर था, और उन्होंने निर्णय सुबह के पक्ष में लिया था। रात उन्हीं को याद रखती है जो उसे देख पाते हैं, पर छूते नहीं।